नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कक्षा 11वीं हिंदी अंतरा भाग 1 से कवि पद्माकर। तो पहला प्रश्न आपका, पहले छंद में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? तो पहले छंद में कवि ने वसंत ऋतु का चित्रण किया। बड़ा आसान उत्तर है। दूसरा है, इस ऋतु में प्रकृति में क्या-क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो आपने पढ़ लिया है, आप उसका उत्तर दे सकते हैं। उत्तर मैंने लिख दिया है, आप इसको भी देख सकते हैं कि वसंत ऋतु में अनेक प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आदि सब में अलग ही तरह का सौंदर्य निखर कर आता है। भौरे गुंजार कर रहे हैं, आम के पेड़ों में बौर आ गए हैं, नवयुवकों की सुंदरता और अधिक बढ़ गई है, पक्षियों की आवाज भी अलग तरह की हो गई है। रस, रीति, राग, रंग, तन और मन और बाग बगीचे सबकी छटा अलग ही प्रकार की हो गई है, अर्थात पहले से अधिक सुंदर लग रहे हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन वसंत ऋतु में दिखाई देते हैं। नंबर 3, और की बार-बार आवृत्ति से अर्थ में क्या विशिष्टता उत्पन्न हुई है? तो व्याख्या व्याख्या जब हमने करवाई थी आपको, तो उस समय भी बताया था कि जो और भांति जो शब्द आया है या जो और बार-बार आया है, उससे एक अलग प्रकार का अर्थ निकलता है। अरे शब्द का अर्थ होता है, अरे नहीं, ये और शब्द है। और शब्द का अर्थ होता है अलग ही प्रकार से। यहाँ वसंत ऋतु के चित्र में बार-बार और शब्द का प्रयोग हुआ है, किया गया है। और इस और शब्द में के प्रयोग से, यहाँ टाइपिंग की गलती हो गई है, तो उसको और पढ़ें कि और शब्द के प्रयोग से ये और में दो मात्राएं आती हैं। अ पर भी दो मात्रा है और रा पर भी दो मात्रा है। कि और शब्द के प्रयोग से वसंत ऋतु का सौंदर्य अद्भुत हो गया है। प्रकृति दैनिक सुंदरता से अधिक सुंदर हो गई है और वह अब अपने सामान्य रूप में ना होकर विशिष्ट रूप में है। यहाँ पर और शब्द के माध्यम से प्रकृति के चित्रण को और कवियों से अलग तरह से करने में कवि समर्थ हो गए हैं। चौथा प्रश्न, पद्माकर के काव्य में अनुप्रास की योजना अनूठी बन पड़ी है। उक्त कथन को प्रथम छंद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अनुप्रास अलंकार कहाँ-कहाँ पर आया है, ये आपको बताना है इसमें। तो कवि पद्माकर ने अनुप्रास अलंकार का जबरन नहीं बल्कि सहज स्वाभाविक प्रयोग किया है। उन्होंने स्थान-स्थान पर अनुप्रास का ऐसा प्रयोग किया है कि सौंदर्य अनुभूति अद्भुत बन पड़ी है। ये बन लिखा है, बन पड़ी है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। भीर भौर, छलिया छबीले छैल और छवि छुए गए, और रस और रीति और राग और रंग। इसमें रावण की आवृत्ति है। अब अगला प्रश्न है पांचवा, होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव किस तरह रंगों के सागर में डूब जाता है? इसका उत्तर है कि गोकुल की होली का चित्रण कवि ने किया है। होली के अवसर पर गोकुल गांव के ग्वाल बाल और गोपियां श्री कृष्ण के रंग में रंग जाते हैं। ग्वाल बाल एक दूसरे के गुणों को भूलकर, गुण और अवगुणों को भूल करके एक दूसरे से प्रेम से होली खेलते हैं। सभी को रंगों में भिगो रहे हैं। खूब हुड़दंग मचाया जा रहा है। गोपी पर श्री कृष्ण के प्रेम का रंग लग चुका है और वह उसे छोड़ना चाहते हुए भी, उनको हटाना चाहते हुए भी हटाना नहीं चाहती। अर्थात वो खूब कोशिश कर रही है कि मैं इस रंग को, अर्थात प्रेम के रंग को मैं छुड़ा दूं, लेकिन वो उसे छुड़ा नहीं पाती है, अपने आप को असमर्थ महसूस करती है। नंबर 6, बोरत तो बोरो पर निचोरत बने नहीं, पंक्ति में गोपिका के मन का क्या भाव व्यक्त हुआ है? बोरत तो बोरो पर निचोरत बने नहीं, पंक्ति में गोपी के मन की असह्य स्थिति की अभिव्यक्ति होती है। गोपी श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब चुकी है कि वह लोकलाज के भय से कृष्ण के प्रेम को छोड़ना चाहती है, लेकिन उसका मन श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए वह अपने आप को असमर्थ महसूस करती है और श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम को प्रकट करती है। तो ये इसमें जो गोपियों के मन में भाव व्यक्त हुआ है। नंबर 7, पद्माकर ने किस तरह भाषा शिल्प से भाव सौंदर्य को और अधिक बढ़ाया है? सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो भाषा यानी कि उन्होंने अनुप्रास अलंकार के माध्यम से और अब जो तुकांत है, जो कवित्व है, उसके माध्यम से उन्होंने अपने भाव को भी बढ़ाया है। तो कवि पद्माकर भाषा और शिल्प में माहिर हैं। उन्होंने सारा काव्य ब्रज भाषा में रचा है। उसमें अनुप्रास अलंकार उनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है। प्रस्तुत पदों में भी अनुप्रास अलंकार के माध्यम से उन्होंने वर्णन में अति रमणीयता ला दी है। प्रथम पद में और शब्द के माध्यम से वसंत ऋतु के सौंदर्य को अन्य कवियों से अलग प्रकार का चित्रित किया है।
कविता में लय और तुकांतता के माध्यम से अधिक सौंदर्यानुभूति होती है। छलिया छबीले छैल और छवि छुए गए, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। श्याम रंग में श्लेष अलंकार है के प्रयोग से होली के रंग और श्री कृष्ण के प्रेम को एक साथ चित्र कर दिया गया है। तो इस प्रकार से उन्होंने भाषा शिल्प के माध्यम से अपने भाव को और अधिक बढ़ा दिया है। नंबर 8, तीसरे छंद में कवि ने सावन ऋतु की किन किन विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है? तो भ्रमरों का गुंजार बढ़ जाता है, वह मल्हार गीतों के समान प्रतीत होता है। यह ऋतु प्राणों से भी अधिक प्रिय लगती है। इस ऋतु को आप ऐसे पढ़ें, मोरों की ध्वनि बादलों की घनघोर गर्जना सुनकर के अधिक होने लगती है। लड़कियां महिलाएं झूला झूलती हैं, जो सावन के त्योहार का, सावन के महीने का प्रमुख क्रियाकलाप है, और मल्हार गीत गाए जाते हैं। तो ये सावन के महीने की विशेषताओं का चित्रण किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से अपनी पाठ्य वस्तु को आसान बना सकें।